करें जी। अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 113। आज के लेक्चर में हम प्रीवियस असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, केस स्टडीज़ चैप्टर रिव्यू एंगेजमेंट की और क्वालिटी कंट्रोल वाले चैप्टर्स की, और फिर उसके बाद आईटी के कुछ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे आईटी कंट्रोल्स के हवाले से। होम असाइनमेंट नोट कर लीजिए आज की, तो आपके ये रिटर्न भी करनी है, आपने रिटर्न लिखा हुआ ये वाली कि चेक होगी, बिल्कुल होगी, चेक क्यों नहीं होगी। हाँ जी, ये वॉल्यूम 2 के क्वेश्चंस हैं, ये आपने कुछ सफ़ेद होते हैं लहदा रजिस्टर, कहीं कोई सफ़ेद ले लें क्या। असाइनमेंट आपने करके आनी है कल। जो रजिस्टर आपने असाइनमेंट वाले सबमिट करवाए हैं कल सुबह आपको मिल जाएंगे। कोई और रजिस्टर होगा ना कि दुनिया से ही उठ गए रजिस्टर सारे, कोई ना कोई होगा। चलिए तो अभी चलते हैं केस स्टडी की तरफ। सबसे पहले रिक्वायरमेंट का पढ़ के बताइए किस चैप्टर का क्वेश्चन है। कैसे पता चला? क्वालिटी इश्यूज। तो इसमें हमने क्वालिटी इश्यूज आइडेंटिफाई करने हैं। क्या उनको एड्रेस करने के लिए जो प्रोसीजर कोर्स ऑफ एक्शन वो भी पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा, वो नहीं बताने, सिर्फ इश्यूज बताने हैं। ठीक है, ये ना हो कि प्लानिंग में मेरे से गलती हो गई, मैंने एक रिस्क आइडेंटिफाई नहीं किया और आप सोल्यूशन में उस रिस्क को भी आइडेंटिफाई कर लें और फिर उसको एड्रेस करने के लिए प्रोसीजर भी लिख दें। ऐसे नहीं करना। यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ जीएचआई कंपनी या लिस्टेड कंपनी, है कोई इशू? ये क्वालिटी इशू नहीं, आपको मैनेजर बना दिया, ये क्वालिटी इशू नहीं लग रहा आपको? अच्छा, द फाइनेंस डायरेक्टर फाइनेंस डायरेक्टर किसे कहते हैं? हैज नॉट कंप्लीटेड द टैक्स कंप्यूटेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2021. Instead, he has asked the audit assistant who has recently passed his CA examination to calculate the company's tax payable for the year on the premise that the audit assistant was more up to date with changes in Finance Act. एक ही ये पहला क्वेश्चन जिंदगी में देखा मैंने, एक सेंटेंस में पूरा क्वेश्चन निपटा दिया उसने। नहीं, दूसरा सेंटेंस, द फाइनेंस डायरेक्टर से दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है। इतना बड़ा सेंटेंस मैंने और किसी क्वेश्चन। बहरहाल एक इश्यू तो इसमें क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अराइज हो रहा है कि क्लाइंट का फाइनेंस डायरेक्टर कंपिटेंट नहीं है, उसे टैक्स की कैलकुलेशन नहीं आती, उसे पता नहीं किसने सीएफओ बना दिया। लेकिन बहरहाल चूंकि हम क्वालिटी सिस्टम कमेंट करना है ऑडिट फर्म के, क्लाइंट के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम पे कमेंट नहीं करना, इसलिए उसको माफ कर देते हैं। आगे चलते हैं, और क्या इशू है इसमें। पहला, उसने हमारे ऑडिट असिस्टेंट से कंप्यूटेशन कैलकुलेट करने के लिए कहा। ठीक है, ऑडिट असिस्टेंट टू कैलकुलेट। इसमें ऑडिट, अच्छा क्या उसने बताया कि ऑडिट असिस्टेंट ने कैलकुलेशन कर भी दिया कि नहीं की? ये नहीं बताया। तो क्या इफ करके कर, अगर इसने टैक्स कैलकुलेशन कर दी ऑडिट असिस्टेंट ने, तो इसमें तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होता है। ठीक है, इसको टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अच्छा, असल में पहली चीज तो ये कि याद रखिएगा, जो इंडिविजुअल टीम मेंबर्स होते हैं इनको प्रैक्टिस में अलहदा से कोई असाइनमेंट, क्लाइंट की असाइनमेंट करने की इजाजत नहीं होती। इसको बड़ा नेगेटिव समझा जाता है कि फर्म के बिहाफ पे आप किसी जगह पे जाएं और फिर पर्सनली क्लाइंट जो है उसको सर्विसेज प्रोवाइड करे, बिलिंग रिसीव करे, ये गलत प्रैक्टिस है। तो पहला इशू तो ये कि इस इंडिविजुअल टीम मेंबर को ही ये सर्विस और एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। ये एथिक्स के अगेंस्ट है कि वो फर्म को बताए बगैर ट्रेनिंग के दौरान में कोई सर्विसेज प्रोवाइड करे क्लाइंट को। दूसरा, अब अगर उसने ये सर्विस प्रोवाइड कर दी है तो उसको उस टीम का हिस्सा नहीं रहना, क्योंकि इसमें सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होगा। क्लियर हो गया। तीसरा, क्लाइंट सीए फर्म को भी चाहिए, सीए फर्म के क्लाइंट को अवेयर करे कि हमारे जो इंडिविजुअल टीम मेंबर्स होते हैं इनकी कंपिटेंस की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप इनसे कोई सर्विसेज हासिल करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होंगे, क्योंकि इंडिविजुअल्स का वो कंपिटेंस लेवल नहीं है जो कि सीए फर्म के पार्टनर्स का होता है। क्लियर। और इसमें एक कमेंट और भी हम ये कर सकते हैं कि
ये इश्यूज जो आइडेंटिफाई किए हमने क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज, ये इंडिकेट करते हैं कि फर्म का क्वालिटी सिस्टम ठीक नहीं है, ये अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं हुआ टीम मेंबर्स को, तो इसकी कम्युनिकेशन या इम्प्लीमेंटेशन विद इन द फर्म इसको इंश्योर करना चाहिए। ये कुछ 2-3 हमने क्वालिटी इश्यूज आइडेंटिफाई किए। कौन कौन से इश्यूज थे? पहला, हमारे टीम मेंबर ने क्लाइंट को नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड की फर्म को बताए बगैर। दूसरा, जिस टीम मेंबर ने नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड की वो हमारी टीम का हिस्सा है, ठीक है। और तीसरा, फर्म को ऑडिट क्लाइंट को नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं ऐसे पर्सन की तरफ से जो प्रोबेबली कॉम्पिटेंट नहीं है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। और फिर फोर्थ हमारा पता है आपको जनरल पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जब कभी क्वालिटी इश्यूज है इसका मतलब है जो मॉनिटरिंग या इंप्लीमेंटेशन ऑफ द क्वालिटी सिस्टम है विद इन द फर्म वो ठीक नहीं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है जी? लंबा क्वेश्चन। यू हैव बीन असाइंड एज ऑडिट मैनेजर ऑन एज रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। कमेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट ऑफ द कंपनी, डिस्कसिंग द क्वालिटी कंट्रोल्स एंड अदर प्रोफेशनल इश्यूज रेज्ड। कह रहे इसमें क्वालिटी कंट्रोल के इश्यूज या किसी दूसरे स्टैंडर्ड के इश्यूज अगर सामने आते हैं वो आप उनको रेज कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए। इसका मतलब है किस चैप्टर का क्वेश्चन है? क्वालिटी। कैसे पता चला? क्वालिटी से you have been engaged, you have been assigned as audit manager on S Limited, a listed company. The audit manager who was previously assigned is on privileged leave due to personal reason. कह रहा है पर्सनल रीजंस की वजह से वो प्रिविलेज लीव के ऊपर है, यानी कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो एनुअली हर एम्प्लॉय को दी जाती है। तो जो मैनेजर है उसके पास कोई लीव्स का बैलेंस होगा, उसने कहा 10, 12, 15 दिन मेरे पास हैं, मैं साल खत्म होने से पहले पहले लीव्स ले लूँ ताकि लीव्स ज़ाया ना हो जाए। अब मुझे ये बताइए वो मैनेजर 15 दिन की लीव पे चला गया फॉर एग्जांपल, आपके ख्याल में टीम को कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। अच्छा, द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर शो प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर फॉर रुपीज 200.2 मिलियन एंड टोटल एसेट रुपीज 650.5 मिलियन। अच्छा, इससे पहले मैं यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं उस इशू को। क्या इंगेजमेंट के दौरान में मैनेजर छुट्टियों पे नहीं जा सकता? जा सकता है। इवन बहुत से ट्रेनिंग स्टूडेंट्स भी इंगेजमेंट के दौरान छुट्टियों पे जाते हैं जो एग्जाम की प्रिपरेशन के लीव्स होती हैं। प्रॉब्लम छुट्टियों पे जाने पे नहीं है, प्रॉब्लम इस चीज़ पे है कि पहले से पता हो कि हमारे किस किस टीम मेंबर ने छुट्टी पे जाना है, हम उसका बैकअप प्लान करें। ठीक है, प्रॉब्लम इस चीज़ में। तो अगर प्लानिंग के वक्त इस चीज़ को कंसीडर किया गया था कि 15 दिन के लिए मैनेजर या जितने दिन के लिए भी छुट्टियों पे जा रहा है और इसका कोई बैकअप प्लान करना चाहिए ताकि टीम का काम रुके ना, वरना नेचुरल है कि जब कोई सीनियर ऑफिसर सर पे नहीं होता, मॉनिटरिंग नहीं कर रहा होता, तो कोई भी टीम हो, वो चाहे ऑडिट की हो चाहे क्लाइंट की हो, वो सुस्त पड़ जाती है, गलतियां ज़्यादा हो जाती हैं, काम करने में कोई प्रॉब्लम आए वो गाइडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाते। तो इसीलिए छुट्टियां कर इस कोई केस स्टडी में अगर आगे चल के उसने कहा कि किसी अल्टरनेट किसी सूटेबली कॉम्पिटेंट बंदे को बैकअप के तौर पे इंगेज कर दिया गया है तो फिर कोई क्वालिटी कंट्रोल का इशू नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आगे चल के हमें अल्टरनेट बैकअप के बारे में नहीं बताता कि किसी और पर्सन को एलोकेट किया गया इस एंगेजमेंट पे उसकी जगह फिल करने के लिए, तो फिर ये क्वालिटी कंट्रोल इशू होगा कि कुछ दिनों के लिए टीम की सुपरविजन करने के लिए कोई भी बंदा मौजूद नहीं है। हालांकि सुपरविजन करना, इंश्योर करना कि एंगेजमेंट टीम की सुपरविजन हो, ये पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट, द ऑडिट सुपरवाइजर हु इज ए पार्ट क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट has shared with you that company has changed its valuation policy from cost to fair value. कोई इशू है? पार्ट क्वालिफाइड में इशू है। लिस्टेड कंपनी है, इसका सुपरवाइजर पार्ट क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें वो असाइनमेंट ऑफ टीम का इशू आ गया। दो इशू सामने आ गए हमारे, एक लीव वाला जिसका कोई बैकअप नहीं है और दूसरा एक कंपिटेंस वाला। फिर उसने कहा चेंज किया है, तो ठीक है चेंज किया कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे, ये हमारे लिए एक सिग्निफिकेंट मैटर है क्या?
बिल्कुल, इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी होनी चाहिए, इसके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर से डिस्कशन भी होनी चाहिए, और इसको हम की ऑडिट डायरेक्टर्स को भी कम्युनिकेट करना चाहिए, और उसको की ऑडिट मैटर में भी इंक्लूड करना चाहिए। करते हैं? आगे देखते हैं उसने क्या किया। उसने कहा दिस वाज नॉट आइडेंटिफाइड एट प्लानिंग एज ए हाई रिस्क एरिया। इसे कोई हाई रिस्क एरिया नहीं समझा गया था। बताइए समझा जाना चाहिए था कि नहीं? क्यों रिवैल्यूएशन एक सिग्निफिकेंट मैटर होता है। क्या इसमें सिग्निफिकेंट रिस्क होता है? बिल्कुल। तो इसका मतलब प्लानिंग भी ठीक तरीके से नहीं की गई। तीसरा इशू इस क्वेश्चन में क्या आया कि प्लानिंग सही नहीं हुई। एक ऐसा इशू जिसको हाई रिस्क कंसीडर करना चाहिए था, सिग्निफिकेंट रिस्क कंसीडर करना चाहिए था, उसे हाई रिस्क कंसीडर नहीं किया गया। आगे क्या कहते हैं? द वैल्यूएशन आर परफॉर्म्ड बाय एन एक्सटर्नल फर्म ऑफ वैल्यूअर्स। इसमें कोई इशू है नहीं, ये तो बल्कि अच्छी बात है। अगर क्लाइंट ने एक्सटर्नल वैल्यूअर्स को अपॉइंट किया है तो इसका मतलब प्रोबेबली ये ऑब्जेक्टिव होंगे। अगर सिर्फ हमें इतना पता चल जाए एक्सटर्नल वैल्यूअर है तो मेरा ख्याल है ऑब्जेक्टिविटी को चेक करने की जरूरत नहीं होती। नहीं, अगर एक्सटर्नल वैल्यूअर है फिर भी जरूरत है। इंटरनल वैल्यूअर हो ना, इंटरनल, तो फिर जरूरत नहीं है। फिर उसके इंटरनल वैल्यूअर हो तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले दिन ही पता चल गया ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इसको तो रिलाई नहीं करना, पहले दिन ही पता चल गया। हाँ, एक्सटर्नल वैल्यूअर जो है वो मे बी और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी को वैल्यूएट करने की जरूरत है। क्या सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी को वैल्यूएट करेंगे? कॉम्पिटेंस को भी? क्या सिर्फ कॉम्पिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी को चेक करेंगे? एडिक्वेसी ऑफ वर्क को भी वैल्यूएट करना है। देखते हैं उन्होंने क्या किया है। मेरा ख्याल है सारे काम किए होंगे उन्होंने, किए होते तो केस में थोड़ी उनका जिक्र आता। द ऑडिट मैनेजर एंड द टीम हैज नॉट हर्ड ऑफ देयर नेम बिफोर। उन्होंने इसका नाम ही कभी नहीं सुना। Audit supervisor said that on their website it has been mentioned that they have some very well known companies as their clients. सुपरवाइजर भी उसने वेबसाइट पे सिर्फ देख लिया, उसने कहा मैं देख लूं क्या है? वेबसाइट के ऊपर उसने के उनके पास कुछ बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं, सर बड़ी अच्छी फर्म लग रही है क्या इनके पास। वेबसाइट के ऊपर क्या कोई कंट्रोल होता है कि क्या इंफॉर्मेशन लिखी जा रही है क्या नहीं लिखी जा रही? कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, नॉर्मली आपको मैं बता दूं, नॉर्मली वेबसाइट डेवलपर्स होते हैं वो कुछ ऐसे थीम यूज़ करते हैं जो पहले से बने बनाए स्टैंडर्डाइज होते हैं। उसमें कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, उसमें बिला वजह के कोई ऐसे नाम, कोई पर्सन्स, उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स, रिकमेंडेशंस होती हैं जो कि कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। बहरहाल वो कह रहा है सर वेरी वेल नोन कंपनीज है, दिस इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन सब्सटेंशिएटेड फ्रॉम एनी अदर सोर्स। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन का भी किसी और सोर्स से पता नहीं चला। इसका मतलब क्या है? एक्सपर्ट, अभी आपको ये सारे 2-3 सेंटेंस में क्या बताया कि जिस एक्सपर्ट ने इनकी वैल्यूएशन की है उसका कुछ पता नहीं है, वो कहां से आया किधर गया, वो कुछ नहीं, उसका नाम भी नहीं किसी ने सुना में। तो अच्छा, इसके आगे क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो इसका मतलब है बाकी की सारी चीजें उन्होंने ठीक कर दी होंगी। उस एक्सपर्ट को ढूंढ लिया होगा, उसकी कॉम्पिटेंस भी वैल्यूएट की होगी, ऑब्जेक्टिविटी भी वैल्यूएट की होगी, एडिक्वेसी। भाई क्वेश्चन साइलेंट है तो सारे ये अज्यूम ना करें। अगर ये सारा काम हुआ होता तो क्वेश्चन में उसने जिक्र क्यों किया उसका? ठीक है, क्वेश्चन में बाज़ औक़ात इंफॉर्मेशन को साइलेंट रखता है, हमारी जजमेंट पे क्वेश्चन डाल देता है कि मैं देखता हूँ स्टूडेंट इसको अच्छा समझते हैं, अज्यूम करते हैं कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की बेस पे कमेंट करते हैं कि ये सर्कमस्टेंसेस किसी गड़बड़ को इंडिकेट कर रही हैं। ऑडिट फर्म को चाहिए कि इस एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, एडिक्वेसी ऑफ वर्क को भी वैल्यूएट करें। प्रोफेशनल इशू का जब वर्ड आएगा तो हम प्रोफेशनल इश्यूज का मतलब है स्टैंडर्ड आईएसए से रिलेटेड, जो किसी आईएसए में डिस्कस हुआ है। जैसे यहाँ पे जो 2 आईएसए का उसने जिक्र किया हुआ है, एक रिस्क असेसमेंट का स्टैंडर्ड जो ये कहता है कि रिस्क असेसमेंट होनी चाहिए और इसने सही रिस्क असेसमेंट नहीं की, और दूसरा एक एक्सपर्ट वाला स्टैंडर्ड। ठीक है, आपके लिए ये जो है ना प्रोफेशनल इश्यूज, क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज, इन सब में कोई फर्क होना जरूरी नहीं है। इनका मतलब यही है कि भाई क्वेश्चन में जहां पे जो भी इशू है ना वो हाईलाइट करो, क्वेश्चन में कहीं पे जो भी इशू है वो हाईलाइट करो।
ठीक है, उस बाजू का से इवन अगर सिर्फ वो प्रोफेशनल इश्यूज भी कह देता ना तो हम क्वालिटी के सारे इश्यूज आइडेंटिफाई करते हैं। इशू का लफ्ज आ गया, इशू का लफ्ज हमारे लिए अहम है, प्रोफेशनल है, क्वालिटी है, इससे गर्ज नहीं। क्लियर? इशू डिस्कस, कितने इश्यूज थे? तो दो कह रहे हो, 4 कह रहे, बताओ फिर कौन कौन से? वैल्यूअर के वर्क पे सही काम नहीं ना, वैल्यूअर को वैल्यूएट किया गया ना उसके वर्क की एडिक्वेसी को। एक कॉम्पिटेंस भी हो गया, ठीक है हो गया। पार्ट क्वालिफाइड बंदा था, शाबाश, 2 सुपर। कंप्यूटर हो गया यार, कितनी दफा है? भाई एक्सपर्ट से रिलेटेड जितने भी मसले थे हमने सारे इकट्ठे कर दिए। हमने एक ही लाइन में ये भी लिख दिया कि एक्सपर्ट की कंपिटेंस को वैल्यूएट नहीं किया, हमने उसी लाइन में ये आगे बता दिया कि हमने उसकी ऑब्जेक्टिविटी को वैल्यूएट नहीं किया, हमने उसी के आगे ये भी बता दिया उसके बाद एडिक्वेसी को खुदा का खौफ कर आगे चल इससे वैल्यूएशन वाले एरिया को। एक मिनट है जा। सर वो कॉस्ट फेयर वैल्यू पे गया है, उसकी उसने मतलब कि हाई रिस्क एरिया वो हाँ कॉस्ट से रिवैल्यूएशन पे गया है, इसको हाई रिस्क एरिया सेस करना चाहिए था जो उसने नहीं किया। और पार्ट क्वालिफाइड अच्छी ये ताजा तो ऐसे करके आया मुझे लगता है, एक ही हेडिंग को बार बार बदल के। प्रॉफिट भी दिया हुआ है और लिस्टेड कंपनी का बात भी की हुई है, वो इसलिए ताकि पता चले आपको ये बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, इसमें 2-4 बंदों के साथ या आई.कॉम बी.कॉम वाले बंदों के साथ काम नहीं चलना, ये टीम की तादाद भी सफिशिएंट होनी चाहिए, जो सफिशिएंटली एक्सपीरियंस हो, क्वालिफिकेशन भी हो उसकी। इस क्वेश्चन में कोई इशू? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कौन सा है? डिस्क्राइब हाउ द प्रैक्टिशनर, अच्छा प्रैक्टिशनर का वर्ड किस चैप्टर में यूज है? रिव्यू में। शुड एड्रेस द अबव इशू एंड द इम्प्लीकेशन इट मे हैव ऑन द रिव्यू रिपोर्ट ऑफ इंटरम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। रिव्यू रिपोर्ट से कंफर्म हो गया रिव्यू का। इंटरम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? हाँ ये रहता है 6 महीने। ये देखे ऑडिट तो होता है ना साल का, ठीक है, रिव्यू साल का भी हो सकता है, साल से कम भी। वैसे प्रैक्टिकली ऑडिट भी साल से कम पीरियड का भी हो सकता है कुछ खास सर्कमस्टेंसेस में, लेकिन उसको छोड़ें। हमें इससे क्या इंटरम है कि पूरे साल का रिव्यू है, हमें तो रिव्यू से गर्ज है, रिव्यू एंगेजमेंट है ना, इसके ऊपर रिव्यू एंगेजमेंट के असूल लगेंगे। क्या एड्रेस द अबव इशू, ये भी बताना है कैसे एड्रेस करेगा, यानी प्रोसीजर वगैरह, और इम्प्लीकेशन रिपोर्ट। तो प्रोसीजर वगैरह में तो हम यही बता देंगे कि इंक्वायरी, एनालिटिकल एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर। अगर कोई रिस्क आइडेंटिफाई हो जाए इंक्वायरी या एनालिटिकल प्रोसीजर से, तो बताइए क्या रिव्यू में मजीद प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं और फिर वो प्रोसीजर वही होंगे जो ऑडिट के थे। करीम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर एंगेज्ड इन द रिव्यू ऑफ इंटरम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बाबर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड फॉर द हाफ ईयर एंडेड जून 30, 2008। कोई काम की इंफॉर्मेशन नहीं है रूटीन की। The increase in oil and energy prices and currently inflationary trend prevailing in the country has resulted in substantial losses and the company's outlook is negative। ये तो लगता है ताज़ा तक आजकल का ही क्वेश्चन बना है। ऑयल प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, एनर्जी प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। अच्छा और क्या कह रहे हैं? मोर ओवर इन व्यू ऑफ रिसेशनरी प्रेशर बीइंग फेस्ड बाय द यूएस एंड मैनी ऑफ द यूरोपियन यूनियन इकोनॉमीज, some of the large customers in those countries have not renewed their orders and many other are expected to follow। बड़े बड़े कस्टमर्स भी हमारे हाथ से निकल गए। ये है किस्सा। अच्छा 2008 में भी इसी तरह की सिचुएशंस आई थी जिस तरह की ये कोरोना की, और कोरोना के बाद से पूरी दुनिया में इकोनॉमी सिचुएशन आ रही है। अब तो खैर काफ़ी सिचुएशन बेहतर हो गई है। 2008 में क्रेडिट क्राइसिस, क्रेडिट क्रंच आया था, इसलिए उसमें भी तकरीबन सिमिलर आपको लग रहा होगा शायद आजकल के हालात की बात कर रहा है। बारह आगे चलते हैं। कॉन्सिक्वेंटली
The company has decided to lay off 40% of its workforce gradually over the next few months. 40% एम्प्लॉइज को जवाब दे देना है. The company's management acknowledges the severity of this situation but is reluctant to provide specific details in the interim financial information. अच्छा, ये सारी डिस्कशन हमें किस सब्सिक्वेंट इवेंट की तरफ लेके, रिस्क असेसमेंट, गोइंग कंसर्न, क्वेश्चन में कौन सी इंफॉर्मेशन है जिससे वो इवेंट्स या कंडीशन बताइए जो गोइंग, सब्सटेंशियल लॉसेस, हाँ सब्सटेंशियल लॉसेस, ठीक है, नेगेटिव आउटलुक, ठीक है, इकोनॉमी की सिचुएशन पुअर, क्या हुआ लार्ज कस्टमर्स को, क्या हुआ, गए, वो तो गए, ले ऑफ ऑफ वर्कफोर्स, ये भी एक इंडिकेशन थी उसने. चले, इस पे हम सारे एग्री करते हैं कि कम से कम एक कंडीशन क्वेश्चन में जरूर मौजूद है जो गोइंग कंसर्न को इंडिकेट कर रही है. हो सकता है सारे स्टूडेंट्स ये चारों कंडीशंस को ना आइडेंटिफाई कर पाए, कम से कम और कुछ भी नहीं ना तो सब्सटेंशियल लॉसेस को तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा. इशू है गोइंग, तो बता, लेकिन रिव्यू में तो गोइंग कंसर्न को असेस करते ही नहीं है. लिखा हुआ था, प्रोसीजर में लिखा हुआ था गोइंग कंसर्न इशू को एड्रेस करते हैं. ठीक है, कर लेते हैं. इशू सामने आए हैं, अब इसको कैसे एड्रेस करना चाहिए? प्रोसीजर परफॉर्म करके, वो प्रोसीजर यहाँ पे जिक्र होना चाहिए कि नहीं कि इवेंट्स या कंडीशन. अच्छा, कौन से प्रोसीजर, टू आइडेंटिफाई वाले या ऑन कौन से? ऑन आइडेंटिफाई. शाबाश, वो छाप देंगे आंखें बंद करके. सुनाओ, कौन से प्रोसीजर थे, सुनाओ. ये हाल है आपका सेकेंड लास्ट डे ऑडिट का, और ये हाल है कुछ चैप्टर 4 के गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर नहीं है. क्या प्रोसीजर है? क्या प्रोसीजर है? हाँ, फ्यूचर प्लान डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के साथ. सर अब मुस्तकबिल में क्या इरादा है आपका? और चलें, एक जवाब दे दिया, ये भी बहुत है, और दूसरा आप जवाब दीजिए. फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे एसेट, फिजिबिलिटी देखेंगे. किसकी फिजिबिलिटी? बिजनेस की फिजिबिलिटी. उनसे कहेंगे कैश फ्लो फॉरकास्ट बनाइए, कैश फ्लो फॉरकास्ट की अजम्पशंस को एस्टिमेट. और एक और कोई चीज लिखत पढ़त में लेते थे, क्या था वो? रिटन रिप्रेजेंटेशन लेटर अबाउट फ्यूचर, क्योंकि जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन या फ्यूचर प्लान होते हैं उनके ऊपर रिटन रिप्रेजेंटेशन लेते हैं. तो ये प्रोसीजर लिखेंगे टू ऑन आइडेंटिफाई वाले. इम्प्लीकेशन ऑन रिपोर्ट. अच्छा, मैनेजमेंट कह रही है सर हम जनरल बातें कर लेते हैं कि जैसा कि आपको पता है मुल्क के हालात ख़राब है, सारी दुनिया की ख़राब है, इसीलिए हमारी कंपनी के भी थोड़े बहुत हालात जो है वो ऊंच नीच हो गई है. बेफिक्र रहे सारे स्टेक होल्डर्स, आंदा अच्छा वक्त आने वाला है. ऐसे घुमा फिरा के जनरल के वो इवेंट्स या कंडीशन बताने, डिस्कस करने चाहिए स्पेसिफिक. क्या वो स्पेसिफिक इवेंट या कंडीशन डिस्कस करने चाहिए जिनकी वजह से गोइंग कंसर्न इशू है? क्या स्पेसिफिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये लाइन आनी चाहिए कि कंपनी में नॉट बी ए गोइंग कंसर्न? इस लाइन पे सबसे ज्यादा झगड़ा होता है. मैनेजमेंट कहती है जो मर्जी लिखवा ले आप हमसे लिख देंगे, ये लाइन ना लिखवाएं कि कंपनी में नॉट बी ए गोइंग, क्योंकि इस लाइन को पढ़ के इन्वेस्टर भाग जाता है. जबकि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हमारे ये कहते हैं कि आपने खास तौर पे इस लाइन को तो जरूर ऐड करवाना है गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में कि कंपनी में नॉट बी ए गोइंग कंसर्न. अब बताइए, जनरल डिस्क्राइब करने को तैयार है? जनरल फैक्टर राजी हो जाए कि स्पेसिफिक फैक्टर्स इंक्लूड करवाएं? यहाँ पे क्वेश्चन दो हिस्सों में जाएगा. किन दो हिस्सों में? अगर स्पेसिफिकली डिस्क्लोज कर दिया तो अनमोडिफाइड ओपिनियन, फिर गोइंग कंसर्न
सॉरी अनमोडिफाइड कंक्लूजन और उसके साथ गोइंग कंसर्न मटेरियल अनसर्टेन नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा। कल जब सो रहे थे तो मैंने बताया था नहीं आएगा। आएगा पैरा हैं? मुझे भी लग रहा है कि आएगा, तो आपको भी लगनी चाहिए। अब तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो फिर कौन सा पैरा आएगा? आया था ऑडिटिंग स्टैंडर्ड डिवाइस हुए हैं, रिव्यू स्टैंडर्ड डिवाइस नहीं हुए। इसमें एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ ही आएगा। अच्छा, और बटी और अगर स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं करते शाबाश, तो क्या होगा अगर मैनेजमेंट स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं करती तो मॉडिफाइड ओपिनियन, ये मिस स्टेटमेंट होगी। मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती तो मॉडिफाइड ओपिनियन, हाँ मॉडिफाइड कंक्लूजन। हाँ शाबाश शाबाश। अगर इफेक्ट मटेरियल है तो मैंने मॉडिफाइड का वर्ड एग्जाम में लिखने से सख्ती से मना किया हुआ आपको। बोलने चालने में बाज का जल्दी में मॉडिफाइड का वर्ड यूज करते तो हम मना किया आपको। इफ इफेक्ट इज मटेरियल क्वालिफाइड कंक्लूजन, इफ इफेक्ट इज परवेसिव एडवर्स कंक्लूजन। ऑडिटर शैल आल्सो एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट इन बेसिस फॉर एडवर्स कंक्लूजन पैराग्राफ। प्रैक्टिशनर, ठीक है। क्वेश्चन वन क्लियर हो गया जी। अब जो अगला क्वेश्चन है इस पे तो उसने रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा था ना, रिव्यू की रिपोर्ट के ऊपर। हमने रिपोर्ट भी पढ़ी थी, लेकिन ज्यादा फोकस उसका प्रोसीजर के ऊपर होता है, आपको पता है। रिपोर्टेशन के क्वेश्चन में ज्यादातर तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीजर का है, जिसमें आपसे ये कंसेप्ट टेस्ट करना चाह रहा है कि क्या आपको पता है कि ऑडिट के प्रोसीजर और रिव्यू के प्रोसीजर में क्या फर्क होता है? क्या फर्क होता है? प्रोसीजर कम होते हैं, इसमें लिमिटेड प्रोसीजर होते हैं। लिमिटेड प्रोसीजर से क्या मुराद है? कौन से होते हैं? इंक्वायरी, एनालिटिकल एंड अदर। यानी और कौन से प्रोसीजर नॉर्मली नहीं होते? टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल। याद रखें, अगर इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर से तसल्ली हो जाए और कुछ दूसरे जैसे गोइंग कंसर्न पे पूछ लें, सब्सिक्वेंट इवेंट पर, तो फिर कोई प्रोसीजर मजीद परफॉर्म नहीं करने। लेकिन अगर इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर से फर्दर इशू सामने आए तो याद रखें फिर वो सारे, क्योंकि अब इशू सामने आ गए हैं ना, अब तो आंखें बंद नहीं कर सकते, अब वो सारे प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। जैसे गोइंग कंसर्न वाले एग्जांपल सामने है। नॉर्मली हम क्लाइंट से पूछते हैं इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर से, और कोई गोइंग कंसर्न का इशू सामने नहीं आता, तो हम जो प्रोसीजर ऑडिट में पढ़े थे ना, टू आइडेंटिफाई वाले प्रोसीजर, वो परफॉर्म नहीं करते। रिव्यू में गोइंग कंसर्न इंडिकेटर्स, गोइंग कंसर्न इश्यूज आइडेंटिफाई करने वाले प्रोसीजर परफॉर्म, लेकिन अगर वो आपको याद है वो 5-6 प्रोसीजर थे जिसमें वो इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पढ़ना था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स को पढ़ना था, मिनट्स ऑफ द, हाँ जी बिल्कुल, वो इंस्पेक्शन में आता है। इंस्पेक्शन में वो टेस्ट ऑफ डिटेल में चले जाता है वो प्रोसीजर। तो हम रिव्यू में ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते, लेकिन अगर क्लाइंट खुद से हमें बता दे या हमें पता चल जाए तो फिर इसको इग्नोर भी नहीं करते और फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं। ये ज़हन में रखिएगा। नॉर्मली सिर्फ इंक्वायरी, एनालिटिकल एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म। लेकिन अगर कोई रिस्क सामने आ जाए, इशू सामने आ जाए, उसको एड्रेस करने के लिए कर सकते हैं। कह रहे यू आर द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ ए लिस्ट एज रिक्वायरमेंट, डिस्कस द अबव इश्यूज एंड देयर इम्प्लीकेशन ऑन योर रिपोर्ट। हाँ, ये तो पता चल गया मुझे, ऑडिट का क्वेश्चन है, ऑडिट चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, ऑडिट रिपोर्ट का। हाँ, रिपोर्ट दो, अब हमें पता चला रिपोर्ट दो है, पहले नहीं पता था, एक हफ्ता पहले तक नहीं पता था। दो तो क्वेश्चन में क्या हमें कहीं बताएगा कि रिव्यू रिपोर्ट की बात हो रही है कि ऑडिट की? बिल्कुल बताएगा। यू आर द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ ए लिस्टेड कंपनी स्टील लिमिटेड, द फर्म इज करंटली इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग लिमिटेड स्कोप रिव्यू ऑफ एसएल's इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
दो चीजों से पता चल गया रिव्यू है। एक उसने लिमिटेड स्कोप रिव्यू का लफ्ज ऐड कर दिया, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शुरू में ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर का लफ्ज यूज किया। ये असल में ना प्रैक्टिकली अगर किसी कंपनी ने रिव्यू करवाना हो ना तो वो अपने ऑडिट, और ऑडिट भी करवा रही हो वो, तो वो अपने ऑडिट फर्म से कहते हैं सर आप भी रिव्यू ही कर दें, रिव्यू करते हैं। हमारी फर्म के एक क्लाइंट थे, वो हर 6 महीने बाद ऑडिट भी करवाते थे और साल बाद रिव्यू भी। उनके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स भी थी और रिव्यू की टर्म्स की एंगेजमेंट भी थी। बताइए क्या इसकी इजाजत है? एक ही एंगेजमेंट लेटर में ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स भी हो और रिव्यू की भी? बिल्कुल इजाजत है, वो हमने स्टडी किया था। एनी अदर एंगेजमेंट अलग-अलग भी कर सकते हैं, इकट्ठे भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। For the year ended December 31, the audit team has recently concluded their work with following findings for your decision. अब आए हैं issues, काम की बात तो अब आई है। Current inventory is a significant item of the balance sheet, but the practitioner was not asked to attend the stock count at the end of the period. Consequently, audit team relied on the count communicated by the management. स्टॉक काउंट करना टेस्ट ऑफ डिटेल प्रोसीजर है, इंक्वायरी या एनालिटिकल प्रोसीजर में तो शामिल नहीं है ना, ये रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन उसने बाकी के प्रोसीजर का भी जिक्र नहीं किया। तो हम कहेंगे अगर इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म हो चुके हैं और उनमें कोई इशू सामने नहीं आया तो फिर एविडेंस ऑब्टेन हो गया, स्टॉक काउंट करना लाजमी नहीं है। स्टॉक काउंट करना लाजमी नहीं है भैया पास इफ के साथ। क्योंकि इफ क्यों लिखा? क्योंकि उसने हमें इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में नहीं बताया कि वो भी परफॉर्म हो गए हैं कि नहीं हो गए। उसने सिर्फ एक चीज को डिस्कस किया। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूं, अगर इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म हो गए हैं और उनमें कोई मसला गड़बड़ सामने नहीं आया तो ठीक है, स्टॉक काउंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसी इफ के साथ, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में वो ये कहता कि आपने आगे फर्दर आपने पिछले साल के साथ कंपेयर किया और आपको पता चला कि इस साल 30% स्टॉक का बैलेंस ज्यादा है और कुछ ऐसी लोकेशन पे भी स्टॉक शो हो रहा है जिस पे पिछले साल स्टॉक मौजूद नहीं था। अब बताइए उस सूरत में क्या हमें, उस सूरत में भी यही कहना चाहिए भाई सिर्फ इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर? भाई एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब ही यही होता है कोई रिस्क है तो आइडेंटिफाई हो जाए। अगर कोई रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा है तो फिर तो जाहिर है लाजमी आगे कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, वो तो अगर एनालिटिकल प्रोसीजर से कोई रिस्क सामने ना आए फिर रिव्यू में बात खत्म करते हैं, लेकिन ऑडिट में तो फिर भी फर्दर सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी करते हैं ना। ऑडिट में याद रखिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर में हमारी 2 एग्जांपल थी, याद है? एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल्स। नॉर्मली हर एरिया में दोनों प्रोसीजर होते हैं ऑडिट में, लेकिन रिव्यू में सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल नॉर्मली। हाँ, अगर एनालिटिकल प्रोसीजर से मसले मसाइल सामने आ रहे हों फिर टेस्ट ऑफ डिटेल। ये मेन कंसेप्ट है ऑडिट और रिव्यू का प्रोसीजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड, a setup of the company in Lahore having carrying value of rupees 235 million has been sold to an associated undertaking for rupees 240 million. किस लफ्ज़ से पता चला? Associate, शाबाश। The minutes of the board of directors showed that the transaction was carried out at an arm's length price. ट्रांजैक्शन इसका मतलब है कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन का इशू नहीं है। उसने क्वेश्चन में हमें बता दिया कि आर्म लेंथ बेसिस पे हुई। No explanatory note has been given in the financial statement. यानी रिस्क ऑफ फ्रॉड का मसला नहीं है, मिस स्टेटमेंट का मसला है। तो इस सिचुएशन में क्या हमें रिव्यू में रिलेटेड पार्टीज को कंसीडर करना चाहिए? उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर को इंश्योर करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो हम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको इंक्लूड करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और अगर मैनेजमेंट इसे इंक्लूड नहीं करती, मिस स्टेटमेंट, क्वालिफाइड या एडवर्स कंक्लूजन प्लस एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट
इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड और एडवर्स कंक्लूजन। क्लियर जी? आखिरी क्वेश्चन, एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल डेट्स द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आर इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। फिर से पढ़ लें, इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, कह रहा है एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल डेट्स ऑफ द प्रोविजन फॉर बैड डेट आर इन अकॉर्डेंस विद प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। यानी पास्ट में जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेटर के कितने परसेंट होते थे, इस साल भी ये एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। इससे कोई रिस्क सामने आया? क्यों सामने नहीं आया? क्योंकि वो इसके मुताबिक ही है। However, due to time constraints, the practice of using age analysis of data has not been used this time. टाइम कम था इसलिए एज एनालिसिस क्यों नॉट रिक्वायर्ड है? क्योंकि हमारा इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर से कोई रिस्क सामने नहीं आया और एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर दें हमने, ये रिक्वायर्ड नहीं था, इसमें कोई स्कोप लिमिटेशन नहीं। अच्छा, आज मैंने पूछ लिया सर से कोई आपकी क्लास नहीं है तो अभी 15 मिनट बैठ जाए। क्लास में 15 मिनट लेट शुरू हुआ, ऐसे ना किया, और 2:30 बजे शुरू हुई थी, ऐसे ना किया। मेरी इमोशनल 20 से 25 मिनट में ये देखिए मैटर है कितना। अच्छा नहीं, क्या मेरे लिए क्या होगा, मैं आधे घंटे की 20 मिनट का लेक्चर है और आधे घंटे की ब्रेक दे दूं? अटेंटिव होके जरा सुन ले, आईटी से रिलेटेड डिस्कशन। अच्छा, सुबह हमने आईटी पढ़ी और अब दोपहर को आईटी पढ़ने जा रहे हैं, दोनों में फर्क क्या भला? ये फर्क सुन ले, ये सबसे अहम। हमारे चैप्टर 13 के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। दोनों में सबसे बड़ा फर्क बता रहा हूं आपको। पार्ट बी था ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्ट ए है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्ट ए रिलेट करता है कंट्रोल्स और टाइप्स ऑफ कंट्रोल, और ये कंट्रोल और टाइप्स ऑफ कंट्रोल कौन इंप्लीमेंट कर रहा होता है? मैनेजमेंट। और पार्ट बी रिलेट करता था टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर से। वाई तो फर्क समझ आया? 2 पार्ट्स, पार्ट ए। अच्छा, तो इसका मतलब है आज के लेक्चर में, और सारा आज नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है हम में कि इतना सारा दिन पढ़ पढ़ के अभी नहीं, थोड़ा सा आज के लेक्चर में और कल के लेक्चर जो आएंगे हैं, जो दिल तोड़ के जा रहे हैं आप हमें, ऐसे छोड़ के जा रहे हैं आप हमें, फिर भी नहीं रुका। मुतमिन है आ रही कोशिश कर देगी, मैंने नहीं बात। चाहे कल इंशाल्लाह कल के लेक्चर में। अब भाईजान ये इन्होंने चाय रेंज नहीं की है, इनको चाय के साथ साथ कोई समोसे का जुर्माना भी डालते हैं। अभी आते आते भी फिर आपको 1 घंटा बैठना पड़ेगा, फिर बैठ लेंगे। चैप्टर 13 कंट्रोल को डिस्कस करता है। 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए किससे रिलेट करता है? पार्ट बी किससे? ऑडिटर से। भाई दोनों आईटी सिस्टम यूज करते हैं ना, दोनों। अच्छा, अगर मैनेजमेंट आईटी सिस्टम यूज करेगी तो उसे कुछ कंट्रोल्स बिल्ड करने चाहिए अपने आईटी सिस्टम में। किसी भी आईटी सिस्टम में याद रखें 3 तरह के कंट्रोल्स होते हैं और वो आपने पढ़े हुए हैं। कौन से? प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। प्रिवेंटिव कंट्रोल कौन से होते हैं? एरर को अकर होने से रोकते हैं। डिटेक्टिव कंट्रोल कौन से है?
जो एरर अकर हो जाए उसे आइडेंटिफाई करते हैं। करेक्टिव जो आइडेंटिफाई हो जाए उनको ठीक करना हो। ठीक है, अच्छा सुनिए, मुझे बताइए, अब मुझे बताइए सारी एग्जांपल आईटी की, ये कंसेप्ट आईटी पे भी अप्लाई होता है, मैनुअल कंट्रोल्स पे भी। मैनुअल कंट्रोल भी 3 तरह के होते हैं। एग्जांपल सिर्फ आईटी की शेयर करें या कुछ इक्का दुक्का मैनुअल भी, ताकि कंसेप्ट पक्का हो जाए। मैनुअल की, अच्छा बताइए, ऑथोराइज, हर एक्सपेंस से पहले उसकी ऑथोराइजेशन होती है, कौन सा कंट्रोल है? प्रिवेंटिव। रिकंसिलिएशन बनाई जाती है ताकि बैकअप पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई है ताकि कभी फाइल्स करप्ट हो तो रिस्टोर हो सके। बैकअप प्रिवेंटिव है कि करेक्टिव है? क्या डाटा को बैकअप करें तो ये वायरस आने से रोकेगा? वायरस आने से नहीं रोकेगा। बैकअप करेक्टिव कंट्रोल है। एंटीवायरस इंस्टॉल करना प्रिवेंटिव है। शाबाश। तो अब ये देखिए, अच्छा एक्सेस कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करना, एक्सेस कंट्रोल से क्या मुराद है? कि किसी चीज रिस्ट्रिक्ट करना, अनऑथोराइज्ड पर्सन हमारे किसी चीज के करीब ना बन। ये एक्सेस कंट्रोल्स 2 तरह के होते हैं, अब फिजिकल और लॉजिकल। शाबाश। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स क्या करते हैं? फिजिकली हमारे एसेट्स के करीब किसी को आने से रोकते हैं, जैसे वो डोर लॉक वगैरह। और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स क्या होते हैं? हमारे डाटा सॉफ्टवेयर पे एक्सेस नहीं देते, जैसे पासवर्ड वगैरह। तो ये जितने भी एक्सेस कंट्रोल है, चूंकि ये अनऑथोराइज्ड पर्सन को आने से रोकेंगे, ये कौन से हैं? प्रिवेंटिव। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, सीसीटीवी कैमरा चोर को आने से नहीं रोकेगा, लेकिन जब चोरी हो जाएगी डिटेक्टिव। और चोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना करेक्टिव, ताकि जब वो पकड़ा जाए तो सामान की रिकवरी हो। ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म होता है, डिसिप्लिन को इंप्लीमेंट किया जाता है, ये करेक्टिव कंट्रोल होता है। अच्छा करेक्टिव। अच्छा मुझे ये बताइए, ये भाईजान ने अपना मोबाइल जो है अपनी जेब में संभाल के रखा, किसी को नहीं दिखा रहे, कौन सा कंट्रोल है? प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव है, फिजिकल एक्सेस। और फिर पासवर्ड भी लगाया हुआ है, ये भी प्रिवेंटिव है। दोनों में फर्क क्या है? पहले वाला फिजिकल एक्सेस कंट्रोल था, ये लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल है। अच्छा आगे चलते हैं। अगर एसेट्स की इंश्योरेंस करवाई हो, करेक्टिव, ताकि अगर जल जाए तो बाद में। ये मैनुअल कंट्रोल आईटी की एग्जांपल है, लेकिन मिक्स करके कंसेप्ट समझा रहा हूं, आईटी की एग्जांपल भी और मैनुअल कंट्रोल की एग्जांपल भी। अब एक दफा कंसेप्ट समझ आ गया, मैं सिर्फ ये शेयर करना चाह रहा हूं कि किताब की सारी एग्जांपल्स में आप पढ़ के डिसीजन कर सकते हैं कि प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव क्या है। डिसीजन कर लिया, कंसेप्ट खत्म हो जाए। एक्सेस कंट्रोल्स कौन से हैं? प्रिवेंटिव। फिर इसके बाद ऑथराइजेशन, प्रिवेंटिव। फिर इसके बाद एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, इतना आसान नहीं आई कैसा एक्सेप्शन रिपोर्ट्स क्या होती हैं? वो कोई ना कोई वायलेशन ऑफ कंट्रोल्स को इंडिकेट कर रही होती है। जैसे हमने वो अभी सुबह की एग्जांपल में पढ़ा था, टेस्ट डाटा में, पेरोल में। हाँ जी बिल्कुल। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ताकि एक ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे ना, अगर कोई एक गलती करेगा भी तो वो फाइनल रिकॉर्ड होने से पहले कोई दूसरा बंदा आइडेंटिफाई कर लेगा। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ये रिकॉर्ड करने से पहले आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, सेग्रीगेशन, इसीलिए प्रिवेंटिव है। एक्सेप्शन रिपोर्ट, रिकंसिलिएशन, रिव्यू ऑफ लॉग्स। लॉग्स पता है क्या होते हैं? लॉग रिकॉर्ड,
इवेंट्स या ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, ये लॉग। ये सर ना पुराने ज़माने में एक टर्म निकली है, जब वो आज कुछ सैकड़ों साल पहले समंदर में बहरी जहाज जाते ना, तो समंदर में कौन से उधर कोई बोर्ड लगे होते हैं कि ये इधर को जाएंगे तो ये बरकत मार्केट आ जाएगी, इधर जाएंगे मॉडल डाउन आ। तो क्या करते थे वो कैप्टन जो होते थे वो लॉग मेंटेन करते थे कि इतनी देर इस स्पीड पे ट्रैवलिंग करे तो ये जजीरा आता है, इस जजीरे से दाएं को मुड़ना, इस तरीके से उन्होंने अब बुक मेंटेन करते थे, कहते थे लॉग बुक, जिसमें वो पूरे सफ़र के सारे हालातों वाक़यात का जिक्र करते थे, हैं कि समंदर में ये इस जगह पे ये बला घूम रही है, इसके गिर्द कोई ना है, लॉग बुक। यही कंसेप्ट एग्जैक्टली अभी भी यूज़ होता है कि आपने किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना हो ना, तो उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनका लॉग मेंटेन करें। आप ICAP जाते हैं सेमिनार वगैरह के लिए, किसी पर्पज़ के लिए, आपका नाम वो रजिस्टर पे लिखता है, लाइब्रेरी तो जाते होंगे, कोई बंदा नाम रजिस्टर पे लिख, वो लॉग बुक है, उसे टेक्निकली लॉग बुक कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। किस एक्टिविटी का, कौन कौन आया। लेकिन अगर हम IT सिस्टम की बात करें ना, IT सिस्टम में जो लॉग मेंटेन किया जाता है उसे सिस्टम लॉग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सिस्टम लॉग का मतलब हिस्ट्री, रिकॉर्ड ऑफ इवेंट ट्रांजैक्शन। कौन सी इवेंट जो सिस्टम से रिलेटेड होंगे, वो सिस्टम लॉग से मुराद सिस्टम में जो भी एक्टिविटी, जैसे किसने इसको एक्सेस किया, किसने पासवर्ड एंटर किया, गलत एंटर पासवर्ड किया, उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है, किसने कब एक्सेस किया, कौन सी फाइल ओपन की, कौन सी फाइल में चेंज किया, कौन कौन सी वेबसाइट को विजिट किया, ICAP की वेबसाइट पे कितनी देर विजिट किया, फेसबुक यूट्यूब पे कितना विजिट किया, ये सारे रिकॉर्ड मेंटेन एक्टिविटीज मेंटेन हो रही होती है। ये तो आपको पता ही होगा, ये है सिस्टम लॉग। इंटरनेट स्पीड इसका भी लॉग मेंटेन हो रहा होता है। तो ये सारी एक्टिविटीज का, तो ये सिस्टम लॉग समझ आ गया क्या है? अच्छा, अगर सिस्टम लॉग समझ आ गया तो बताइए, सिस्टम लॉग इंश्योर करता है ऑडिट ट्रेल कंप्लीट हो। अभी ऑडिट ट्रेल क्या भला है? ऑडिट ट्रेल है, हाँ, एबिलिटी, आपको ऑडिट ट्रेल आपको इस काबिल बनाता है कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन को स्टार्ट से लेके एंड तक या एंड से लेके स्टार्ट तक आप उसको ट्रेस कर सकें, वॉक थ्रू कर सकें। और मुझे खुद बताइए, ये ऑडिट ट्रेल अगर सिस्टम लॉग मेंटेन ना हो रहा हो और रिकॉर्ड ही किसी चीज का ना बन रहा हो, क्या ऑडिट ट्रेल पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो ऑडिट ट्रेल समझ आ गया क्या? एबिलिटी ऑफ यूजर्स टू ट्रेस ट्रांजैक्शन। सिस्टम लॉग समझ आ गया? इन दोनों का कनेक्शन क्या है? सिस्टम लॉग की वजह से ऑडिट ट्रेल पॉसिबल होता है। लेकिन ऑडिट ट्रेल इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, पेपर बेस्ड भी हो। जैसे गुड डिस्पैच, अगर मैं आपसे कहूं ऑडिट ट्रेल बनाए, सेल के ट्रांजैक्शन का ऑडिट ट्रेल क्या होगा? आप कहेंगे सर सेल इनवॉइस GL में जो रिकॉर्ड हुई है, फिर उससे पीछे GDN से पीछे सेल्स ऑर्डर से पीछे रिक्विजिशन कस्टमर की, ये सारा ऑडिट ट्रेल है। अब कंप्यूटर इजाद होने से पहले भी ऑडिट ट्रेल होता था, ये पेपर बेस्ड होता था। कंप्यूटर इजाद होने के बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ ये सारी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती हैं, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली, पेपर बेस्ड नहीं। तो याद रखिए, ऑडिट ट्रेल इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, पेपर बेस्ड भी हो सकता है। अपने आर्टिकल्स में सिर्फ एक क्लाइंट हमारा ऐसा था, लिस्टेड क्लाइंट, उधर मैं गया, उस वक्त 2007-8 की बात है, उस वक्त इतना IT जाहिर है इस्तेमाल नहीं करनी आती थी। तो क्लाइंट से मैं कहूँ सर ज़रा गुड डिस्पैच नोट तो दिखाएं, वो कहते हैं सर आप करीब आके बैठ गए, ये 2-3 सर ये देखे गुड डिस्पैच नोट। मैंने कहा ये कैसा गुड डिस्पैच नोट है, ये इसको प्रिंट तो निकाले। कहता सर पेपरलेस एनवायरनमेंट है, प्रिंट नहीं, ऐसे ही चेक कर लें। अब मैंने कहा इधर वो साइन ठपा शपा वो किधर है? कहता सर ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है लॉगिन, तो ये जिसका लॉगिन हुआ है ये उसकी तरफ से अप्रूव्ड है। आपने अक्सर देखा होगा बाज़ बार मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड रिपोर्ट एंड डज नॉट रिक्वायर एनी ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन सिग्नेचर। तो जो ऑर्गेनाइजेशन पेपरलेस इन्वायरमेंट में काम करते हैं, ऑडिट ट्रेल इलेक्ट्रॉनिक मेंटेन करती हैं, वो आपको डॉक्यूमेंट्स तो सारे चेक करवाएंगी, लेकिन प्रिंटेड फॉर्म में नहीं।
किस फॉर्म में? हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ये थी चीजें सारे। अच्छा, ये तो एक टाइप है प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। अब एक पुराना कंसेप्ट, आपको मैंने कभी कोई इस तरह की बात बताई है, वेयर देयर इज अ रिस्क देयर शुड बी कंट्रोल? तो आपको ये कंसेप्ट तो नहीं समझाया होगा कि रिस्क दो तरह के होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स हैं क्लासिफिकेशन की। एक क्लासिफिकेशन की टाइप है रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेवल, रिस्क एट असर्शन लेवल। ये समझाया होगा? मैंने समझाया है? समझाया है? तो बताइए फिर क्या है रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल? मुकर जाए सवाल से बचने के लिए। जो स्टेटमेंट में रिस्क होता है वो रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है। हाँ, और जो गाड़ी खराब होने का रिस्क होता है वो रिस्क एट, अल्लाह के बंदे, दोनों रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा किस चीज में हम रिस्क असेस करते हैं? बड़ा नाम से अंदाजा लगाया है, जजमेंट लगाई है। रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगा, रिस्क एट असर्शन लेवल से। दोनों रिस्क फाइनेंशियल फर्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट या असर्शन नहीं, फर्क लेवल का है। लेवल, लफ्ज लेवल पे गौर कीजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, असर्शन। अच्छा मुझे बताइए, जिस तरह रिस्क दो लेवल पे, एक वो रिस्क जो बहुत से एरियाज को, बहुत सी असर्शन को इफेक्ट करता है, रिस्क एट फाइनेंशियल, और एक वो रिस्क जो स्पेसिफिक असर्शन, रिस्क एट। उसी तरह कंट्रोल भी दो लेवल पे नहीं होने चाहिए। एक वो कंट्रोल जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन, अच्छा आईटी की जुबान में ना एप्लीकेशन एरिया को कहते हैं। तो अगर मैं कहूँ ना सेल्स एप्लीकेशन तो सेल्स एरिया, और अगर मैं कहूँ इन्वेंट्री एप्लीकेशन, तो वो कंट्रोल जो बहुत सी एप्लीकेशंस को इफेक्ट करते हैं वो है जनरल कंट्रोल, और वो कंट्रोल जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन को इफेक्ट करते हैं वो है एप्लीकेशन कंट्रोल। जैसे वो एप्लीकेशन कंट्रोल स्पेसिफिक एप्लीकेशन सेल्स को, परचेज को, इन्वेंट्री को इफेक्ट करेंगे, बाकी एप्लीकेशन से उनका ताल्लुक नहीं है। और जनरल कंट्रोल सारी एप्लीकेशन को इफेक्ट कर रहे होते हैं। आपकी विंडो में कोई प्रॉब्लम आ जाए, चलते चलते क्रैश कर जाए, बताइए क्या सिर्फ एक जगह पे प्रॉब्लम है कि सारे सिस्टम में प्रॉब्लम? ये आपके जनरल कंट्रोल वीक है। और अगर वर्ड जो है वो क्रैश कर जाए तो वो एप्लीकेशन, क्योंकि सिर्फ वर्ड में प्रॉब्लम है, बाकी की सारी एप्लीकेशन सही चल रही हैं। तो अगर हमने गौर से सुनिएगा, इसी एग्जाम्पल के जरिए से मैं अगला लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी आधा डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर सेल सिस्टम में हमने रेंज टेस्ट बिल्ड किया, रेंज टेस्ट समझते हैं क्या होता है? हाँ, पेरोल में, पेरोल एप्लीकेशन में रेंज टेस्ट अप्लाई किया ताकि अगर जो डाटा है वो स्पेसिफाइड रेंज से कम या ज्यादा हो तो आइडेंटिफाई हो जाए। ये एप्लीकेशन कंट्रोल है कि जनरल कंट्रोल? एप्लीकेशन कंट्रोल। और अगर ऑर्गेनाइजेशन में रूल है कि कोई भी बंदा सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता जब तक अपना यूजर नेम पासवर्ड ना डाल दे, जनरल कंट्रोल। शाबाश। अगर इन्वेंट्री के अंदर कंट्रोल है कि मिनिमम मैक्सिमम लेवल के एक ही लेवल रखते हैं कि मिनिमम लेवल से नीचे जैसे इन्वेंट्री का बैलेंस जाए एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट हो जाए, ये एप्लीकेशन कंट्रोल। अच्छा जरा अब आपके साइंस का इम्तिहान, नहीं आप साइंसदान नहीं है? हाँ, केस स्टडी सॉल्व करते करते फिर मुझे क्यों लगता है कि आप साइंसदान हैं? जब आप केस स्टडी सॉल्व कर रहे होते हैं, जब आपके सॉल्यूशन लिख रहे होते हैं, तो उसको पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि बड़े साइंस आर्टिस्ट। अच्छा चलें, मैं दो कंट्रोल बता रहा हूं, दोनों एप्लीकेशन कंट्रोल्स हैं लेकिन दोनों में फर्क है। बताना क्या? पेरोल एप्लीकेशन में कंट्रोल लगाया मिनिमम से कम और मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक दोनों एंड पे कंट्रोल लगाया। और इन्वेंट्री पे कंट्रोल लगाया कि मिनिमम बैलेंस से कम नहीं होनी चाहिए इन्वेंट्री। बताइए क्या फर्क है? हाँ, इसमें एक कंट्रोल है, इसमें दो। इसमें एक लिमिट में कंट्रोल लगाया, इसमें दो।
जिसपे दोनों लिमिट्स अपर लोअर दोनों लिमिट उसे कहते हैं रेंज टेस्ट, और जिसमें सिर्फ एक लिमिट पे कंट्रोल लगाया जाए लिमिट टेस्ट। अब मैं एग्जांपल देने लगा, आपने बताना ये रेंज टेस्ट है कि लिमिट टेस्ट है। एग्जांपल सुनिए, हमने सेल्स एप्लीकेशन में ये कंट्रोल लगाया कि ऑर्डर एक्सेप्ट किया जाए जिस भी कस्टमर का, उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्रेडिट लिमिट से बढ़ना नहीं चाहिए, लिमिट टेस्ट, ये मैक्सिमम लिमिट पे कंट्रोल। बिल्कुल, तो ये एप्लीकेशन कंट्रोल है कि जनरल एप्लीकेशन कंट्रोल, स्पेसिफिक एप्लीकेशन से रिलेट कर रहा है। शाबाश, ठीक है। ये देखें, जनरल कंट्रोल रिलेट टू मैनी एप्लीकेशन, सपोर्ट इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल, वही बात कर रहा है ना जो मैंने बताई है। और एप्लीकेशन कंट्रोल वही कर रहा है, फिर से सुन लें, जनरल कंट्रोल रिलेट्स टू मैनी और ऑल एप्लीकेशन, स्पेसिफिक एप्लीकेशन कंट्रोल रिलेट्स टू इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस। जनरल कंट्रोल सपोर्ट इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। अच्छा, उसने एक बड़ी एग्जाम में 3 नंबर के साथ अजीब बात पूछ ली। पहले पूछा करता था रिस्क और मटेरियलिटी का क्या रिलेशनशिप है, हम उसे बता देते थे। फिर पूछा करता था इंटरनल कंट्रोल सब्सटेंटिव पूछो कि क्या रिलेशनशिप है, हम बता दिया करते थे। अब क्या पूछा, जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल का क्या रिलेशनशिप है। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे पहले कौन से कंट्रोल्स, अच्छा अगर जनरल कंट्रोल, असल बात अब आने वाली है, अगर जनरल कंट्रोल स्ट्रांग है तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स को टेस्ट करना चाहिए कि नहीं, दोनों को चेक करना चाहिए, ठीक है। और अगर जनरल कंट्रोल वीक है, कहता है आप एप्लीकेशन कंट्रोल्स पे अपना टाइम जाया करने की कोशिश ना, क्यों, अगर जनरल कंट्रोल ही वीक है एप्लीकेशन कंट्रोल्स ऑटोमेटिकली वीक हो गए, है ना। भाई खुद बताइए, अगर उस्ताद ने अच्छा पढ़ाया है तो फिर बच्चों से टेस्ट लेना चाहिए। अगर उस्ताद है कि भाई हो सकता है किसी ने अच्छी तैयारी की हो, किसी ने ना अच्छी तैयारी की हो सकता है ना। और अगर उस्ताद ने ही फारग पढ़ाया है, केस स्टडी, अच्छा 2 रिस्क होते हैं, एक होता है ओवर ऑडिटिंग का, एक अंडर ऑडिटिंग का। एक एफिशिएंसी को इफेक्ट करता है कि ये पढ़ाया था ना सैम्पलिंग में, बताइए कौन सा रिस्क ज्यादा डेंजरस है, अंडर ऑडिटिंग का। शाबाश, तो 6 दिन, कल का दिन मिला, आने वाला दिन मिला के 6 दिन हो जाएंगे, 6 दिन ज्यादा पढ़ा दिया और 1 महीना पहले सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, नहीं दोनों ही गलत हैं, लेकिन ज्यादा रिस्क किसमें है, तो जल्दी काम कर लेना, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, जल्दी काम कर लेना हमेशा एफिशिएंसी को इंडिकेट नहीं करता। हाँ जी, इसमें वो केस स्टडी नहीं की थी, उसने कहा पिछले साल की निस्बत इस साल तबाही फिरी थी कंपनी में, कंपनी के लोग छोड़ के चले गए थे, डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड बड़े डिस्टर्बिंग हालत में था, और सीनियर आके कहने लगा सर देखिए मेरी एफिशिएंसी मैंने पिछले साल से आधे वक्त में कंप्लीट कर ली ऑडिट, याद है केस स्टडी। तो क्या रिस्क था, क्या रिस्क था, उसने भी ऑडिट कर लिया। हमें क्लाइंट, हमारे क्लाइंट, चले एक और रियल केस सुनिए। आप सीनियर हैं, आप सीनियर हैं, काम कर रहे हैं, जूनियर भी कोई क्रिटिकल सी शीट बना रहा है और बड़ी देर सुबह से लगे काम कर रहे हैं। एक ये सच्चा वाकया आपको सुना रहा हूँ, एकदम लाइट चली गई, सीनियर ने घबरा के परेशान होके पूछा जूनियर से, वो काम सेव किया था ना। जूनियर ने रिलैक्स होके कहा, और सर फिक्र ना करें मैंने तो 1 घंटा पहले ही सेव कर लिया था। है तो 1 घंटा पहले सेव कर ले, इसका मतलब क्या हुआ भाई, पिछले 1 घंटे का काम तो गए हो, हैं वो तो गए। हाँ, तो याद रखें बहुत जल्दी काम कर लेना, ये भी ऑडिटर बन के सोचे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, बहुत जल्दी काम कर लिया तो मतलब लगता है पूरा काम नहीं किया। एक्स्ट्रा लेक्चर आ जाके ये 6 दिन ही
ठीक है, ठीक है, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट। इन 5 मिनट में अगर कोई नई चीज पढ़ाऊंगा ना तो फौरन उठ के चले जाइएगा। सिर्फ लिंक करवाना, लिंक तो करवाने दें। कोई भी सिस्टम एप्लीकेशन चलती है उसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। तो देखें एप्लीकेशन कंट्रोल्स की कैटेगरीज में इनपुट कंट्रोल्स होने चाहिए जो इंश्योर करें कि इनपुट ठीक हो रहा है। क्या प्रोसेसिंग कंट्रोल्स होने चाहिए जो इंश्योर करे सारी की सारी ट्रांजैक्शन प्रोसेस हुई है और सही प्रोसेस हुई है। प्रोसेसिंग कंट्रोल क्या इंश्योर करें, सारी की सारी कंप्लीट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सारी, चाहे वो सैलरी की रिपोर्ट हो, चाहे आपके मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट हो, कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन के पास जाए, अनऑथोराइज्ड पर्सन के पास नहीं जाए। मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा। अच्छा, जो भी कोई एप्लीकेशन होती है ना, एप्लीकेशन चाहे सेल्स की हो, उसमें 2 तरह का डाटा होता है। एक वो जिसे ट्रांजैक्शनल डाटा कहते हैं, एक वो जिसे मास्टर डाटा कहते हैं। ट्रांजैक्शनल डाटा वो होता है जो डे टू डे हर ट्रांजैक्शन के साथ चेंज होता है, जैसे इन्वेंट्री का बैलेंस। लेकिन कुछ डाटा ऐसा होता है जो ट्रांजैक्शन के साथ चेंज नहीं होता, जैसे रेट लिस्ट। तो हर ट्रांजैक्शन में जो हमारी आउटपुट रिपोर्ट है, जो ट्रांजैक्शन, वो तो कॉन्फिडेंशियल वगैरह होनी चाहिए। जो मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा है, ऐसा डाटा डे टू डे बेसिस पे चेंज नहीं होता। जैसे सेल्स एप्लीकेशन में इसकी एग्जांपल क्या है, रेट लिस्ट। पेरोल एप्लीकेशन में इसकी मिसाल क्या है मास्टर फाइल स्टैंडिंग डाटा की, अमाउंट, सैलरीज। ठीक है, तो ऐसा डाटा जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है हमारे कंट्रोल की डिफरेंट टाइप्स। एक टाइप है प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, वो समझ आ गई। फिर दूसरी टाइप है जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, वो समझ आ गए। फिर एप्लीकेशन कंट्रोल आगे चलते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, मास्टर फाइल, स्टैंडिंग डाटा। इनमें फर्क समझ आ गया। इनपुट कंट्रोल किस मकसद के लिए होते हैं, जो सिस्टम में डाटा जो इनपुट हो रहा है वो ठीक हो। प्रोसेसिंग कंट्रोल्स क्या इंश्योर करते हैं, जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रही है वो ठीक, करेक्टली और कंप्लीटली हो। आउटपुट कंट्रोल क्या इंश्योर करते हैं, जो रिपोर्ट जनरेट हो रही है कॉन्फिडेंशियल रहे, ऑथराइज्ड पर्सन तक जाएं। और मास्टर फाइल स्टैंडिंग डाटा क्या इंश्योर करता है कि डाटा जो हमारा मास्टर डाटा है, जो डे टू डे ट्रांजैक्शन से चेंज नहीं होता, वो एक्यूरेट, कंप्लीट रहे। अब आखिरी चीज जो हमने पहले पढ़ ली है, इनपुट कंट्रोल्स की एग्जांपल। आपने ये तो सवाल पूछा ही नहीं, सर प्लीज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इनपुट कंट्रोल्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अच्छा, एक मिनट ठहरे, अब आपकी जजमेंट इसमें एक मिनट ठहरे। मैं अपनी ईमानदारी से जो कभी नहीं करवाया और जो आप अभी समझ में नहीं सकते वो नहीं करवाना। चेक डिजिट ये कल करवा दूंगा, इस पे टाइम ज्यादा लग, बाकी 2 मिनट में निमट जाएंगे अगर अटेंटिव हो के जवाब। पहला, लिमिट टेस्ट और रेंज टेस्ट में फर्क क्या है। पेरोल शीट में हमने ये कंट्रोल लगाया कि मिनिमम और मिनिमम से कम ना हो, मैक्सिमम से ज्यादा, या रीजनेबल टेस्ट भी कहते हैं। और लिमिट टेस्ट सिर्फ एक लिमिट, लोअर या अपर लिमिट पे कंट्रोल लगाया,
चलिए सीक्वेंस चेक, ये क्या है कि आपकी डॉक्यूमेंट्स प्री नंबर्ड, सीक्वेंशली प्री नंबर्ड हो, हर अगली सेल इनवाइस पिछली सेल इनवाइस का नेक्स्ट नंबर हो, दरमियान में ब्रेक ना हो। अगर सीक्वेंस टेस्ट में आपको पता चला कि दरमियान में कुछ ट्रांजैक्शन में ब्रेक है, इसका मतलब है वो ट्रांजैक्शन मिसिंग है, कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं हुई। एग्जिस्टेंस टेस्ट का मतलब क्या है कि देखा जाए जो डाटा है वो आपके मास्टर डाटा में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं ट्रांजैक्शन। जैसे एग्जिस्टेंस टेस्ट में क्या करते हैं, हमने परचेज ऑर्डर इशू करना है तो जिस सप्लायर को इशू किया एग्जिस्टेंस टेस्ट चेक करेगा क्या अप्रूव्ड सप्लायर की लिस्ट में इसका डाटा एग्जिस्ट कर रहा है। पेरोल एप्लीकेशन है तो जो पेरोल शीट प्रिपेयर हो रही है उस पे एग्जिस्टेंस टेस्ट लगाया जाएगा। देखो ह्यूमन सोर्स डाटा के रिकॉर्ड में जो फाइल्स हैं इस एम्प्लॉय का डाटा उधर मौजूद है, कहीं फेक तो नहीं है। एग्जिस्टेंस का मतलब देखना मेन डाटा। और बैच टोटल आपको सेल सिस्टम परचेज सिस्टम में करवाया था, क्या था, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन काउंट करना जो एंटर हुई है मैन्युअली काउंट करके मैच करना दोनों बराबर है कि नहीं। और इसमें आपको दो बैच टोटल में दो कंट्रोल बताए थे, एक था नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन काउंट करके मैच करना, एक था अमाउंट सम। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को मैच करने को ये बैच टोटल की एक टाइप है, ट्रांजैक्शन काउंट कहा था, और अमाउंट्स को टोटल करके कंट्रोल टोटल। तो कंट्रोल टोटल इज ए टाइप ऑफ बैच टोटल इन विच टोटल ऑफ अमाउंट इज कंपेयर्ड, और ट्रांजैक्शन काउंट इज ए टाइप ऑफ बैच टोटल इन विच। अच्छा कल दूंगा 50 रुपए, अभी नहीं है, अभी वो बैग में जो मुझे फर्क बताएगा कल नहीं 50 मिलेंगे, कल आप फर्क ही बताएंगे। कंप्लीटनेस चेक और एग्जिस्टेंस चेक में क्या फर्क है? बताइए। ये किताब दिखाइए, सवाल मैंने सही पूछा। कंप्लीटनेस चेक में हाँ, सीक्वेंस टेस्ट में, कंप्लीटनेस में और सीक्वेंस टेस्ट में क्या फर्क है? अच्छा आई कैप की केस स्टडी के मुताबिक सवाल पूछूं आपसे, आई कैप की केस स्टडी आपको बता, ऑर्गेनाइजेशन में जीआरएन सीक्वेंशली प्री नंबर्ड बनती है, ये कंट्रोल था। कुछ जीआरएन मिसिंग है और ये टाइमली आइडेंटिफाई नहीं हो सकी। कौन सा कंट्रोल मिसिंग है? सीक्वेंस चेक। अच्छा दूसरा, जीआरएन के अंदर लिखा हुआ है कि इसमें डिफरेंट कॉलम है, डेट का, सप्लायर का, कौन से परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट सप्लाई आई है और क्वांटिटी क्या है। लेकिन उस समय कंट्रोल ये था कि सारी फील्ड्स पूरी होंगी तो जीआरएन प्रोसेस होगा, वरना नहीं। उसमें परचेज ऑर्डर वाली फील्ड मिसिंग, फिल नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जीआरएन प्रोसेस हो गया। ये कंप्लीटनेस है। कंप्लीटनेस का ताल्लुक है एक ही फॉर्म के अंदर डिफरेंट फील्ड से कि वो कंप्लीटली फॉर्म फिल हुआ है कि नहीं, और सीक्वेंस का ताल्लुक है ट्रांजैक्शन से। अगर कोई एक पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन ही गायब है, सीक्वेंस ट्रांजैक्शन सारी मौजूद है, उसके अंदर कोई रिक्वायर्ड फील्ड इंफॉर्मेशन नहीं थी। डुप्लीकेशन चेक, कभी एक्सेल पे काम करते हुए आपको लगा अभी 2-3 लफ्ज ही टाइप किए हैं और बाकी के उसने दोबारा खुद से हाईलाइट कर दिए। डुप्लीकेशन चेक इंश्योर करने के लिए कि कोई ट्रांजैक्शन उसी नंबर की दोबारा रिकॉर्ड, खुद बताइए ये सारी चीजें पहले पढ़ी हुई थी कि नहीं, और कुछ भी नहीं पढ़ाना, सिर्फ ये बता दूं कि कल क्या पढ़ाना ये तो बताने दें।
आखिरी 1 मिनट में सिर्फ ये बताना है कि आज पढ़ा क्या और कल क्या पढ़ाना है। आज पढ़ा हमने टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स, उसमें एक टाइप पढ़ी प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव कंट्रोल्स, फिर एक टाइप पढ़ी जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल। आपने बताना है कि कौन सी चीज रह गई है। फिर से सुन लें, आज हमने प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव कंट्रोल्स पढ़े, उसके बाद जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल्स पढ़े, फिर उसके बाद एप्लीकेशन कंट्रोल्स की टाइप्स, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, मास्टर फाइल, स्टैंडिंग डाटा पढ़ा, और फिर इनपुट कंट्रोल की 7-8 एग्जांपल्स पढ़ी। 7। बताइए कौन सी कंट्रोल्स में कौन सी चीज नहीं पढ़ी जो कल पढ़नी है। आईटी जनरल कंट्रोल, शाबाश। एक चीज और नहीं पढ़ी, हाँ जी, चेक डिजिट। ये कल पढ़ेंगे और आपका कल मॉर्निंग का आखिरी लेक्चर खत्म। और दोपहर वाली क्लास में कल क्या पढ़ना है? मॉडिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग, शाबाश, मॉडिफाइड। चलिए, अरबियन प्लान इंशाल्लाह कल क्लास में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कल क्लास में करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। जल्द